नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर प्राचीन भारतीय सभ्यता ने अपनी उस अद्भुत विरासत को कैसी सहेज कर रखा जो आज भी हमें हैरान करती है। हम ठोस धातुओं और पत्थरों की शानदार वास्तुकला से होते हुए उन खूबसूरत कविताओं और कहानियों की अमूर्त दुनिया तक का एक बेहद रोचक सफर तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधे विषय पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंका देने वाले नंबर से। 1500 साल। अब ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये दरअसल एक ऐसी विशाल संरचना की उम्र है जो न सिर्फ सदियों से खड़ी है बल्कि प्रकृति के उन नियमों को भी खुलेआम चुनौती देती है जिन्हें आज के विज्ञान में बिल्कुल अटल मानते हैं। आज की हमारी ये चर्चा एक बड़े ही दिलचस्प क्रम में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम प्राचीन धातु विज्ञान के कुछ अचंभित करने वाले चमत्कारों को देखेंगे, फिर स्तूप और पवित्र संरचनाओं की बात करेंगे। इसके बाद हिंदू मंदिरों के विकास को समझेंगे, अमर कला और महाकाव्यों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे आम लोगों की उन कहानियों की जो पीढ़ियों तक चलती रहीं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। धातु विज्ञान के चमत्कार, या कहें तो समय को मात देती धातु। आइए प्राचीन भारतीय विज्ञान की उस सबसे कठोर और ठोस निशानी को देखते हैं जिसने सच में समय को भी हरा दिया है। अब जरा दिल्ली के इस मेहरौली लौह स्तंभ को देखिए। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये प्राचीन काल के धातु विज्ञान के कौशल का एक ऐसा जीता जागता और ऊंचा उदाहरण है जो लगभग 1500 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। मौसम की हर मार सहने के बावजूद इसमें आज तक जंग नहीं लगी है ना कमाल की बात। इसमें ध्यान देने वाली सबसे खास बात यह है कि उस समय के भारतीय धातु वैज्ञानिकों को खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहे जैसी उन्नत तकनीकों की कितनी गहरी समझ थी। उन्होंने 7.2 मीटर से अधिक ऊंची और 3 टन से भी ज्यादा भारी एक ऐसी संरचना तैयार की जिसने बिना किसी जंग या क्षरण के चंद्र नाम के राजा की पहचान को सदियों तक सुरक्षित रखा। माना जाता है कि ये गुप्त वंश के शासक थे। अब लोहे से आगे बढ़कर पत्थरों की दुनिया में चलते हैं। हमारे इस एक्सप्लेनर का दूसरा हिस्सा उन विशाल संरचनाओं पर केंद्रित है जिन्हें विशेष रूप से आध्यात्मिक अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। स्तूप की अवधारणा का विकास वाकई बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरुआत में ये केवल एक साधारण सा मिट्टी का टीला हुआ करता था जिसके अंदर धातु मंजूषा में बुद्धा या उनके अनुयायियों के स्मृति चिन्ह रखे जाते थे। लेकिन वक्त के साथ इसने पत्थरों से तराशे गए एक भव्य वास्तुकला के चमत्कार का रूप ले लिया। इसमें परिक्रमा के लिए गोल रास्ता, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और तोरण कहलाने वाले बेहद खूबसूरत सजावटी प्रवेश द्वार भी जोड़ दिए गए। और इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है मध्य प्रदेश का ये महान सांची स्तूप। इसे देखकर साफ पता चलता है कि कैसे अशोक के युग में बनी ईंटों की संरचना को बाद के समय में जटिल नक्काशीदार पत्थर की रेलिंग और भव्य प्रवेश द्वारों से सजाया गया। और मजेदार बात यह है कि इन सजावटों के लिए पैसा सिर्फ राजाओं ने नहीं बल्कि व्यापारियों, किसानों और यहां तक कि हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों के संघों ने भी दिया था। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे हिस्से पर आते हैं, हिंदू मंदिरों का विकास मिट्टी से चट्टानों तक। अब हम देखेंगे कि विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं को समर्पित इन प्रारंभिक मंदिरों के निर्माण में वास्तुकला ने कैसे एक नया मोड़ लिया। अगर हम शुरुआती मंदिरों की बात करें तो उनका मुख्य केंद्र गर्भगृह हुआ करता था। ये वो पवित्र कमरा था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति विराजमान होती थी और यहीं सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे। धीरे धीरे इन वास्तुकलाओं का विस्तार होने लगा। इनमें मंडप नाम के बड़े हॉल जुड़ने लगे जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे और गर्भगृह के ठीक ऊपर शिखर कहलाने वाली ऊंची मीनारें भी बनने लगीं, जिनके निर्माण के लिए वाकई बहुत सटीक योजना बनानी पड़ती होगी। यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात निर्माण तकनीकों की विविधता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के भीतरगांव जैसे मंदिर हैं जिन्हें पक्की हुई ईंटों और पत्थरों की एक एक परत जोड़कर बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर हैं जिन्हें एक ही विशाल पहाड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया। भीतरगांव के ईंट वाले मंदिर को अगर हम महाबलीपुरम के इन एकाश मंदिरों के साथ रखकर देखें तो प्राचीन काल के कारीगरों की सूझबूझ और कुशलता साफ झलकती है। जरा सोचकर देखिए, एक पूरी की पूरी चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराश कर मंदिर बनाने में उन लोगों को कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। ये सच में अविश्वसनीय है।
भारी भरकम पत्थरों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने चौथे खंड की तरफ चलते हैं, अमरकला और महाकाव्य। अब हम ये समझेंगे कि कैसे बेहद नाजुक रंगों और बोले गए शब्दों को समय की इतनी लंबी मार से बचाकर सुरक्षित रखा गया। ओडिशा में भिक्षुओं के लिए बनाए गए इस 2 मंजिला पहाड़ी जैन मठ को ही ले लीजिए। पूरे भारत में ऐसी कई कृत्रिम गुफाएं उकेरी गईं। अजंता की गुफाएं भी इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इन्हें पौधों और खनिजों से बने ऐसे जीवंत रंगों से सजाया गया था जो 1500 साल गुजर जाने के बाद आज भी उतने ही चमकदार और रहस्यमयी लगते हैं। लेकिन देखिए, ये दौर सिर्फ चित्रकारी या मूर्तिकला तक सीमित नहीं था। ये वो समय था जब वीर पुरुषों, महिलाओं और देवी देवताओं की उन मौखिक परंपराओं को, जो सदियों से सिर्फ सुनी और सुनाई जा रही थीं, आखिरकार पांडुलिपियों में लिखा गया। और उसी का नतीजा है कि इलैंगो द्वारा रचित सिलप्पदिकारम और सत्तानाका का मणिमेखलई जैसे शानदार तमिल महाकाव्य और महर्षि व्यास द्वारा संकलित पुराण और महाभारत आज भी हमारे बीच सुरक्षित हैं। ये जो महाकाव्य है ना, ये इंसानी जज्बातों को बहुत ही गहराई से पकड़ते हैं। सिलप्पदिकारम की ये पंक्तियां ही देख लीजिए। ये तब की हैं जब पांड्य राजा ने कन्नगी के पति कोवलन को अन्यायपूर्ण तरीके से मौत की सजा दे दी थी। इन पंक्तियों में कन्नगी का वो गहरा दुख, वो रोष और वो पीड़ा इतने मार्मिक ढंग से उभर कर आती है कि आज इतने सालों बाद भी महसूस की जा सकती है। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, आम लोगों की कहानियां। हमारा ध्यान अब उन रोजमर्रा की कहानियों पर होगा जो आम लोगों के बीच मशहूर थीं। मजेदार बात यह है कि इनमें से कई कहानियों ने उन्हीं पत्थर की संरचनाओं पर अपनी जगह बना ली जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। स्तूप की रेलिंग और अजंता के चित्रों पर उकेरी गई जातक कथाएं दरअसल आम लोगों की ही कहानियां थीं। जैसे बंदरों के राजा की वो मशहूर कहानी जिसमें एक बेहद मीठा और स्वादिष्ट आम गंगा नदी में तैरता हुआ सीधा वाराणसी पहुंच जाता है और फिर वहां का राजा उस बेमिसाल फल के पेड़ को खोजने के लिए अपने लोगों को हिमालय तक भेज देता है। असल में ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी के मूल्यों और ज्ञान को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन जरिया थी। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब प्राचीन भारत ने अपनी सोच, अपनी कला और अपनी भावनाओं को ऐसे लोहे में सहेजा जो कभी जंग नहीं खाता, ऐसी चट्टानों में उकेरा जो आज भी खड़ी हैं और ऐसे महाकाव्यों में पिरोया जो आज भी पढ़े जाते हैं, तो हम आधुनिक दुनिया के लोग भविष्य के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? आज हम ऐसी कौन सी कहानियां और चीजें सहेज रहे हैं जो आने वाले हजारों सालों तक हमारे इस दौर की पहचान बनेंगी? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस ज्ञान के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।